क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम क्या है? रियल नंबर। तो रियल नंबर का आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ने वाले हैं? तो इंट्रोडक्शन में हम आज जानेंगे रियल नंबर। तो आज हमारा चैप्टर का नाम ही क्या है? रियल नंबर। तो रियल का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं। रियल नंबर इज़ अ वैल्यू डेट रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। मतलब मैंने जो बोला आपको समझ में नहीं आएगा। नंबर उस नंबर लाइन उसे बोलते हैं कि जो यहाँ जीरो होता है, ये वन, यहाँ टू, यहाँ थ्री। अब जीरो के साइड क्या होता है? देखिए ये राइट साइड होता है, ये लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में क्या होता है? -1, -2, -3, ये क्या है? -4। डेट्स ऑन चलता ही जाएगा आगे, है ना। तो मैं ये समझता हूँ रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर वो होता है जो नंबर लाइन पर हम दर्शा सकते हैं, मतलब बता सकते हैं। वो सारे नंबर हमारा क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमें कोई बोल रखा होगा 4। अब 4 इस पर दर्शाना है तो हम थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर लेंगे। अब ये हमारा 4 रियल नंबर है कि नहीं है? जी हाँ। मैंने बोला जो भी वैल्यू मतलब 0, -4, -3 वट एवर कोई सा भी नंबर इस नंबर लाइन पर हम दर्शा सकते हैं, उसी नंबर को क्या बोलते हैं? रियल नंबर कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया। फिर क्या है? डिनोट बाय सिंबल। मतलब जो रियल नंबर है ना वो कैसे डिनोट करते हैं? जैसे कि हम प्लस माइनस को देखिए, जो ऐड होता है, ऐड को हम कैसे लिखते हैं बताइए? ऐड को ऐसे लिखते हैं। सब्ट्रैक्शन का सिंबल कैसे लिखते हैं? सब्ट्रैक्शन होता है हमारा, तो सब्ट्रैक्शन का सिंबल कैसे लगाते हैं जल्दी बताइए? ऐसे। तो वैसे ही रियल नंबर आपका जो होगा ना, रियल नंबर को आपको कैसे दर्शाना? सिंबल क्या यूज़ करोगे? कैपिटल आर। क्या सिंबल यूज़ करोगे? कैपिटल आर। तो अभी हमने दो ही चीज़ पढ़ा। अभी रियल नंबर के बारे में समझे कि रियल नंबर उसे बोलते हैं सारी वैल्यू, सारे नंबर जो नंबर लाइन पर हम दर्शा सकते हैं उसको रियल नंबर बोलते हैं। और रियल नंबर को हम कैसे सिंबल से यूज़ करते हैं? तो मैंने अभी बताया कैपिटल आर से। किससे यूज़ करते हैं? कैपिटल आर से। रियल नंबर इंक्लूड ऑल नंबर सच एज, जैसे फर्स्ट है हमारा नेचर नंबर। देखिए नेचर नंबर क्या होता है? नेचर नंबर उस नंबर को बोलते हैं जो एक से स्टार्ट हो। नेचर नंबर वो होता है जो एक से स्टार्ट हो और इन्फिनाइट, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनके जहाँ तक जा सकते हैं ना, ये हमारा क्या होता है? नेचर नंबर। अब उसके नेचर नंबर सीख, और नेचर नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हैं। काउंटिंग नंबर क्यों बोल सकते हैं ये भी बता देता हूँ आपको। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि आप देखिए किसी पर्सन से, किसी भी लोग से कहिएगा या किसी बच्चे को भी कहिएगा बाबू आप नंबर सुनाइए, काउंटिंग सुनाइए, तो ये कहाँ से स्टार्ट करेगा? 1, 2, 3, 4। तो इसलिए इसको हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर वो नंबर होता है जो जीरो से स्टार्ट हो। कहाँ से स्टार्ट हो? जीरो। मतलब होल नंबर क्या होता है? देखो टॉपिक लिख कर दिख रहा है ना आपको? जी हाँ। तो होल नंबर क्या होता है? जो जीरो से स्टार्ट, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनफाइनाइट। कहाँ तक? इनफाइनाइट। मुझे पता नहीं कहाँ तक चल रहा है ये नंबर, है ना। तो ये हमारा होल नंबर होता है ना। अभी मैं इससे पहले क्या बताया था? नेचर नंबर। नेचर नंबर क्या होता है? जो 1 से 1, 2 बोलते हैं। यहाँ पर अभी हम दो नंबर सीखे। एक सीखे हैं नेचर नंबर और सेकंड क्या सीखे हम? होल नंबर। अब होल नंबर के अंदर ही आता है, होल नंबर के अंदर ही क्या आता है हम बताएं आपको? प्राइम नंबर आता है। क्या होता है? प्राइम नंबर। तो आपको टॉपिक दिख रहा होगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? जो प्राइम नंबर क्या होता है? जो इसके दो फैक्टर हो। कितने फैक्टर हो? दो। प्राइम नंबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किससे बोलते हैं? प्राइम नंबर उसे बोलते हैं जिसके दो फैक्टर हो। क्या हो? अब फैक्टर का मतलब ही नहीं समझे, चलो मैं बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल जो एक नंबर किस के टेबल में आता है, एक नंबर किस के टेबल में आता है, वही फैक्टर होता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में से समझ में आएगा। जैसे कि 4 ये किस के टेबल में आता है? ये एक का टेबल पढ़ूँगा उसमें भी 4 आएगा, 2 का टेबल पढ़ूँगा इसका भी उसमें भी आएगा 4, 3 के टेबल में पढ़ूंगा तो 4 आएगा? नहीं आएगा। 4 के टेबल में पढ़ूंगा तो 4 आएगा। अब यहाँ देखिए इसके कितने फैक्टर हो, जो मतलब 4 किस के टेबल में आ रहा है मतलब उसी को फैक्टर बोलते हैं। तो 4 किस के टेबल में आ रहा है? 1 के, 2 के, 3। तो यहाँ कितने फैक्टर हो गए भाई? 3 फैक्टर। तो मैंने सिर्फ बताया था प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? जिसके दो फैक्टर हो। कितने फैक्टर हो? 2 फैक्टर हो। ये तो 4 हो, तो ये हमारा दो, मतलब ये हमारा प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। तो एग्जांपल देखिए, प्राइम नंबर का एग्जांपल आप मैं सिर्फ फैक्टर अभी समझाऊँ। क्या समझाऊँ आपको? फैक्टर। तो चलते हैं, तो फैक्टर समझ गए हैं। तो एग्जांपल देखिए, प्राइम नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं? 2 हो गया हमारा, 2 के बाद 3 है ना, 3 के बाद क्या आता है? 5, 5, 7, 11 है ना, 11 के बाद 13,
बहुत सारे एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कोई सा भी नंबर, देखिए 7 को ले लेते हो, 7 किस किस के टेबल में, 1 के टेबल में पढ़ूंगा तो आएगा, और ये 7 के टेबल में, 5 6 और किसी टेबल में 7 नहीं आता। तो देख लीजिए यहाँ पर यह आपका प्राइम नंबर का एग्जाम्पल हो गया। अब हम समझते हैं प्राइम नंबर के बाद हम समझते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, सीधा सिंपल भाषा में यहाँ लिख देता हूँ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट, इसके बाद आप ये लिखिएगा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके दो से ज़्यादा हो, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, क्या हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर, 2 फैक्टर मोड, मतलब सीधा लिख देता हूँ 2 फैक्टर से ज़्यादा हो, मतलब कि जिसके 2 फैक्टर ज़्यादा हो। जैसे कि मैंने अभी बताया क्या भाई, जिसके ये 2 ही फैक्टर है, बट यहाँ पर मैं 4 ले लिया, 4 ले लूँगा तो ये किस किस के टेबल, 4 इसके 3 फैक्टर आएगा। अभी मैंने किया तो ये एग्जांपल हो गए, एग्जांपल ले लेता हूँ। मतलब कंपोजिट नंबर क्या होता है, जैसे 4 हो गया, इसके फैक्टर मैं करूँगा तो ये 3 बार, मतलब 3 के टेबल, मतलब 3 बार टेबल में आएगा। जैसे 4 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में और 4 के टेबल में, मतलब इसके कितने फैक्टर हो गए, 3। तो ये कंपोजिट नंबर कहलाता है। उसके बाद 6 देखिए किस किस के टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, और 6 मतलब 6 का टेबल में पढ़ूंगा, 6 में बड़ में भी आएगा। तो इसके कितने फैक्टर, 1 2 3 4 4 फैक्टर हो गए। तो मतलब 4 फैक्टर वाला मतलब 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 2 होगा तो आपका प्राइम नंबर होगा, 2 से ज़्यादा होगा कंपोजिट नंबर होगा। तो क्या होगा, कंपोजिट नंबर। तो आप 4 6 8 10 और सो ऑन चलता ही जाएगा। आपको समझ में आ गया है कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। प्राइम नंबर उससे बोलते हैं जिसके 2 फैक्टर हो। थर्ड हमारा रेशनल नंबर। क्या है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर उस नंबर को बोलते हैं जिसको पी क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है हमारा, रेशनल नंबर क्या होता है जिसको पी क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पी क्यू, मतलब कि सीधा बताएं आपको, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू, है ना। जैसे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो दिखेगा नंबर, उसी को क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। गुड। तो देखिए अब हमारे 4, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 4 हमारा रेशनल नंबर है कि नहीं है। अब कहो कि भैया अभी तो बोले हैं रेशनल नंबर उसे बोलते हैं जिसको पी क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ तो पी मतलब ये तो सिर्फ पी वाला दिख रहा है, नीचे वाला तो कुछ नीचे दिख ही नहीं रहा है नंबर, तो ये भैया नहीं होगा, बिल्कुल गलत। ये आपका रेशनल नंबर है। कैसे, क्योंकि देखिए इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 हम डाल सकते हैं ना। अब दिख रहा है ना, नहीं होता कुछ नंबर के नीचे नंबर, तो समझ जाना 1 होता है। तो आप देखिए ना पी और क्यू के फॉर्म में दिख रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, हम रेशनल नंबर बोलते हैं। बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर मतलब क्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल ऐसा 5/0 हो गया तो ये नॉट डिफाइन होगा, इसको हम कभी सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ तक कि कोई मैथमेटिक भी अभी सॉल्व नहीं कर पाया है इस ऐसे नंबर को। इसका मतलब क्या होता है कि हमें 0 से भाग करना है 5 को, इसका मतलब ये होता है। तो ऐसा इम्पॉसिबल, ऐसा हम कर ही नहीं सकते, तो इसलिए हमारा इस फॉर्म में होना नहीं चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। तो आपको रेशनल नंबर समझ में आ गया। रेशनल नंबर कोई से भी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए आपका 4 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, है ना, -4/2 हो जाएगा, है ना। रेशनल नंबर आपको समझ में आ गया। रेशनल नंबर के बाद आता है इरेशनल नंबर। क्या होता है इरेशनल नंबर, उसे बोलते हैं जिसको हम पी क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जिसको पी क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं उसको तो हम बोल सकते हैं रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का जिसको पी क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। सो फॉर एग्जांपल सीधा हम इसको हम थोड़ा एक्सरसाइज 1.3 या 4 में हम अच्छे से समझेंगे। बस मैं अभी ऊपर बात बता रहा हूँ। जैसे कि ये हमारा रूट वाला, इसको सॉल्व, देखो पी क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, पाई की वैल्यू, है ना, इसको सॉल्व करने पर ना ये कभी सॉल्व नहीं होगा। सीधा मतलब ये है ना, रेशनल नंबर उसे बोलते हैं जैसे कि आप भाग करोगे तो एक टाइम ये होगा कि आपका रिपीट होने लगेगा। जो क्वेश्चन होता है ना, जो आपका यहाँ वाला, जैसे ये सॉल्व करते हैं तो यहाँ की वैल्यू ना आपको रिपीट होगा, 4 4 4 ऐसा होगा। बट आपका जो इरेशन के टाइम आपको क्या है, इरेशन जब इरेशन कब कहलाएगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ये वाला हमेशा अलग अलग आएगा, कुछ भी नंबर आ जाएगा, कुछ भी मतलब सेम कभी नहीं आ रहा। तो वैसा नंबर हम जिसको भाग करने पर हम कभी सॉल्व नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो बात मोटी मोटी बात बताते, इसकी वैल्यू कभी निकालोगे तो 1.234 ऐसे कुछ भी समथिंग आएगा। इसका तो आपको पाई के वैल्यू होता है, देखो
2/7 आता है, इसको भाग करोगे तो आपका आंसर आएगा 31.43276। इसको सॉल्व करते जाओ, कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा, मतलब कि ये आपका सॉल्व तो हो गया बट रिपीट होता जाएगा, आंसर अंत नहीं है इसका, है ना। इरेशन वो होता है जिसको हम कभी सॉल्व नहीं कर पाते, मतलब कि पूरा सोल्यूशन, एग्जैक्ट सोल्यूशन हम नहीं निकाल सकते, उसे बोलते हैं इरेशन नंबर। तो आपको समझ में आ गया, रेशन नंबर उसे कहते हैं जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारा आंसर है रिपीट होने लगेगा। इरेशन नंबर क्या होता है, जिसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्या नहीं है, सॉल्व नहीं कर पाएंगे, एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बता सकते हैं, है ना, तो उसे इरेशन बोलते हैं। अब हमारा इंटीजर, आप जानते होंगे, छोटी क्लास में पढ़े हुए हैं, मतलब 8 9 में भी पढ़े थे। इंटीजर क्या होता है, जिसको हम इंटीजर नंबर वो होता है, सीधा बोलते हैं इंटीजर नंबर क्या होता है, यहाँ आपको लिख रहा होगा बट लिख देता हूँ, इंटीजर, है ना, इंटीजर नंबर वो होता है, उसमें ऑल नंबर होता है। ऑल नंबर मतलब कि आपका 0 भी होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इनफाइनाइट, है ना, और इधर माइनस वाला भी होगा, क्या होगा, -1 होगा, है ना, -2 होगा, -3 होगा, एंड सो ऑन। मतलब कि इसमें सीधा इंटीजर नंबर वो होता है ऑल पॉजिटिव नंबर, है ना, ऑल नेगेटिव नंबर और एंड 0, ये सारे नंबर आपके क्या कहलाते हैं, इंटीजर नंबर कहते हैं। इंटीजर हिंदी में होता है पूर्णांक नंबर के सारे नंबर जितने होते हैं, प्लस माइनस, है ना, 0, है ना, सारे नंबर को क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर बोलते हैं। और इंटीजर नंबर समझ में आ गया, है ना, इसको PQ के फॉर्म में नहीं लिखते हैं तो वो अलग है ना। तो इंटीजर नंबर शुद्ध नंबर होना चाहिए, मतलब इसके नीचे कुछ होना नहीं चाहिए, है ना, माइनस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 4/3 भैया ये तो माइनस है ना, बट ये कट जाएगा तो -1 ही आएगा, तो इसको हम बोल सकते हैं इंटीजर नंबर। बट यहाँ देखिए 4/5, इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर पॉइंट में आएगा, है ना। और PQ के फॉर्म वाला नंबर हमारा क्या इंटीजर नंबर नहीं बोलते हैं, इंटीजर नंबर नहीं बोलते। इंटीजर नंबर उस नंबर को बोलते हैं, एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4, मतलब पूरा साफ सुथरा नंबर होना चाहिए, कोई बट्टा सट्टे वाला नहीं होना चाहिए, ना पॉइंट वाला होना चाहिए। तो मोटी मोटी बात आपको मैंने बता दिया। और ऑल टाइप ऑफ नंबर, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसे भी सारे नंबर को क्या बोलते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो मैंने इतने टाइप आपको बता दिए हैं कि रियल नंबर कौन कौन से होते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा रियल नंबर क्या होता है। अब हम जो हमारा टॉपिक्स है, जो एक्सरसाइज 1.1 में हम करने वाले हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन का लेमा मतलब क्या होता है, यूक्लिड हमारा मैथमेटिक्स का नाम है, डिवीजन का मतलब भाग करना, और लेमा एक स्टेप है। तो इसका पूरा सेंटेंस का मीनिंग बता देता हूँ आपको कि एक मैथमेटिक्स जी ने भाग करने का एक स्टेप बताया, क्या एक तरीका बताया, तो वही होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ऑलरेडी हम यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ रखे हैं। जो भाग होता है ना हमारा, जो डिवाइड करते हैं ना छोटी क्लास में, उसी को हमें नाम दे दिया है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसको हम जानते हैं, पहले भाग के रूप जानते हैं, छोटी क्लास में हम कैसे करते थे, एक ऐसा इस टाइप का बनाते थे ना, ये हमारा क्या है, ये क्या हमारा डिविडेंड, ये क्या है हमारा, अंदर जो लिखते हैं इसको बोलते हैं डिविडेंड। और यहाँ लिखते हैं हमारा क्या, बताओ जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए, यहाँ हम डिवीजर लिखते हैं, क्या, डिवीजर। और यहाँ हम क्या लिखते हैं, बताइए जल्दी दोस्तों, क्वोशंट। और जो हमारे यहाँ आता है उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो ये लिखना आप छोटी क्लास में नहीं सीखे होंगे, बस सीखे होंगे 9th क्लास में सीखे होंगे, बट आप नहीं सीखे होंगे, तो आप भूल गए होंगे, तो आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर हम अच्छे से समझाते हैं। तो ये भाग का एक नाम होता है, यहाँ वाली जो वैल्यू होता है उसको डिविडेंड बोलते हैं, यहाँ वाले नंबर को डिवीजर बोलते हैं, और यहाँ वाले नंबर को क्वेश्चन, और जो आता है हमारा रिमाइंडर बोलते हैं। छोटी क्लास में सीख रखे हैं, बट आप बड़ी क्लास में होगा तो हमें बोला यूक्लिड डिवीजन लेमा निकालो, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। यूक्लिड डिवीजन लेमा हम भाग को ही बोलते हैं, एक फैंसी नाम दे दिया, क्या बोल सकते हैं हम, फैंसी नाम दे दिया। तो चलते हैं, डिविडेंड का मतलब एक फॉर्मूला आपको छोटी क्लास में जाने होंगे। डिविडेंड किसके इक्वल होता है बताइए, डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई, क्या होता है, मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस क्या होता है, रिमाइंडर के इक्वल होता है, मालूम होगा। तो यहाँ पर डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा और ये हमारा प्लस होगा इसके अंदर। तो ये हमारा एक फॉर्म आ गया, मतलब एक फॉर्म बन गया। अब डिविडेंड को यहाँ पर मैं एक सिंबल दे देता हूँ। सिंबल क्या दे दूँ, डिविडेंड को हम क्या बोल देते, ए, यहाँ कोई बी सी कुछ भी बोल सकते हो, मैंने क्या दे दिया, ए।
क्वेश्चन मतलब हमारे बुक्स में ए से डिनोट करते हैं, मैंने डिनोट, बट आपकी मर्जी किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। डिवीजर को मैं बी से डिनोट करता हूँ और क्वेश्चन को हम क्यू से, स्मॉल क्यू से, आप कैपिटल से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस रिमाइंडर को हम स्मॉल आर से यूज कर रहे हैं। तो ये फॉर्म देखिए, ए इक्वल टू बी क्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं, आर ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। तो मैं डिविडेंड ना बोलकर हम ए बोल दूंगा, इक्वल टू क्या होता है, बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर, उसके इक्वल होता है। तो आपको ये डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिवीजन मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो बात समझ में आ गई होगी। तो इसका एक और है, एक बात और बोल रखा है यूक्लिड डिविजन लेमा में, मतलब हमें एक चीज और बता रखा है, जो आपकी जीरो आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगी, कहाँ से कहाँ, तो कह रहा है आर की वैल्यू आपका जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ी हो सकती है, मतलब कहाँ तक बड़ी होगा। तो ये बोला भैया ज़्यादा बड़ा मत करो, आपकी जो बी की वैल्यू यहाँ वाली वैल्यू होगी नहीं, उससे कम होगा। यहाँ मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ फिर आपको पूरा समझ में ना। 45 यहाँ पर मैं 6 ले लिया, ए की वैल्यू 6 मतलब बी की वैल्यू 6 मान लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, जल्दी सॉल्व करते हैं। तो 7 बार में 42 आएगा, इसको माइनस करेंगे 3 आएगा, माइनस करना होता है ना। अब इसी को लिख लेते हैं, ए की वैल्यू हमारा यहाँ वाला वैल्यू क्या होता है, ए होता है, यहाँ वाली वैल्यू जो लिखते हैं बी लिखते हैं, और जो आ रहा आता है, और ये हमारा क्या होता है, क्यू। इसको कंपेयर कर लिए भाई, यहाँ वाली वैल्यू ए होता है, तो ए की जगह हम क्या लिखेंगे 45, बी की जगह क्या लिखेंगे, बी का वैल्यू हम 6 डालेंगे, क्यू का मतलब 7 मल्टीप्लाई प्लस आर की वैल्यू बताइए हमारा 3। इसको सॉल्व करने पर मतलब LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो मतलब डिविडेंड इक्वल होता है डिवीजन मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो सॉल्व करते हैं, 45 रहने देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, 42 प्लस 3 सॉल्व करने पर क्या आ रहा है 45 इक्वल टू 45। तो ये देखिए LHS इक्वल टू RHS, तो बात समझ में आ गई कि ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होती है। तो ये हम छोटी क्लास में पढ़ रखे हैं, और हम पढ़ेंगे अब यूक्लिड डिवीजन लेमा कुछ नाम के तौर पर। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा हम पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ रही है, हम इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि हमें इस मेथड से हम एचसीएफ निकालते हैं, इस मेथड से एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं दोस्तों, एचसीएफ। तो हमें इसको निकालने के लिए हमें क्या बोल रखा होगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या बोल रखा होगा क्वेश्चन में, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आप एचसीएफ निकालो। अब छोटी क्लास में तो जानते ही होंगे एचसीएफ हम ऐसे निकालते थे, ऐसे याद है ना आपको, ऐसे कुछ। तो ये हमें इसमें यूज नहीं करना है, जो एक्सरसाइज 1.1 में। ओके, तो हम बात करेंगे उसमें। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था, और ये आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने जो कंडीशन बताया ना, तो कंडीशन पर ध्यान दीजिए, बी तक मतलब आर की वैल्यू जो हमारा सॉल्व करेंगे ना, तो आर हमारा 0 हो सकता है, 0 से बड़ी हो सकता है। कह रहा कहाँ तक बड़ी, कह रहा 6 से छोटी। तो सपोज मान लो 6 है, अब आर की वैल्यू क्या हो सकता है, 6 से छोटी। तो 6 से छोटी 5, 4 क्या है, 4 आ गया, 4 के बाद क्या आता है 3 के बाद क्या आ जाएगा 2 1 0, -1 नहीं हो सकता, मतलब कि 0 से बड़ी। तो ये वाली वैल्यू नहीं हो सकता। अब आर की वैल्यू इससे छोटी आ सकती है, जो बी होगी ना उससे जस्ट छोटी। तो ये सारी वैल्यू आप आ सकता है। तो देखते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो इससे छोटी हमारा कौन सी वैल्यू आई है, हमारा 3। तो आपको कुछ भी आ सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा एडवांस बता दिया, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, भैया क्या बता रहे हैं। आपको एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, हम एक्सरसाइज करेंगे क्वेश्चन, तो वहाँ तो और अच्छे से समझेंगे। तो थैंक यू टू वॉचिंग